चलिए जरा बजिंग स्टॉक्स को लेकर आइए। और बजिंग स्टॉक में सबसे पहला नाम जो स्टॉक का है वो है एम फाइनेंशियल का। एम फाइनेंस क्या इनफैक्ट पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक तरफ तो वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, दूसरी तरफ ये जो कंपनी का कारोबार है उसमें एक रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत भी है, स्पेशली हाउसिंग सब्सिडरी के कारोबार के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। और वो रीस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट भी स्टॉक में करीब करीब 2% के आसपास की मूव आज एम फाइनेंशियल के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो कारोबार रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत है ये मैनेजमेंट काफ़ी समय से कह रहा है, खासतौर से इनके पूरे ग्रुप के लेवल पर कुछ हद तक रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत होने की चर्चाएं थी और उसी में से एक अब एम फाइनेंशियल को लेकर खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्टॉक में रिएक्शन भी है, रफली 2% के आसपास का एक मूव एम फाइनेंशियल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जरा दूसरा नाम भी लेकर आइए। आज जो दूसरा 2.5% इनफैक्ट ऊपर एम फाइनेंस कामकाज कर रहा है, अशोक बिल्डकॉन, ये दूसरा नाम है। कंपनी की सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिला है NHAI से, ये ऑर्डर मिला है करीब करीब 1391 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में पश्चिम बंगाल में 4 लेन का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कंपनी की योजना है और उससे रिलेटेड ये ऑर्डर कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस ऑर्डर का इम्पैक्ट भी है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे हैं और करीब करीब मोर और लेस 4-4.5% के आसपास की बढ़त अशोका बिल्डकॉन के अंदर भी आते हुए इनफैक्ट 5.5% ऊपर आ चुका है। DI के आसपास स्टॉक अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आस्था मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आस्था मैम, थोड़ा संपर्क टूट गया था आपसे। अशोका बिल्डकॉन, इसको आप कैसे देख रहे हो? सुनिए कि माफी चाहूंगी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। एक बार वापस स्टॉक का नाम बताएंगे? अशोका बिल्डकॉन मैम। जी, अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो ये काउंटर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है और इसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ से और भी अच्छे लेवल हमें देखते हुए मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह रहेगी अशोका बिल्डकॉन में। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की राय आपको अशोका बिल्डकॉन के संदर्भ में दी गई है। 5-5.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक स्टॉक लेके आइए नेस्को का। यहाँ पर NHAI के साथ वे साइड एम्यूनिटीज़ प्रोजेक्ट के लिए कंपनी हाईएस्ट बिडर के तौर पर आते हुए दिखाई पड़ी है और ये बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे पर 3 साइट्स का डेवलपमेंट करने की बातचीत है। ये नेस्को ने पहले भी कहा था कि ये बिड भी कर रहे थे कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें हाईवेज के ऊपर 3 साइट्स का डेवलपमेंट करेंगे और करीब करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास के डेवलपमेंट पर खर्च होगा हर साइट के ऊपर और मोर लेस 350 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ आने का अनुमान है अगले 4 सालों के अंदर। नेस्को में इसका रिएक्शन भी है, 1.5-2% के आसपास की बढ़त नेस्को दिखा भी रहा है। आस्था मैम, नेस्को क्या करना चाहिए? इनफैक्ट 5% ऊपर है। जी बिल्कुल, नेस्को की आपने बात की, राइट? सुमित जी, जी जी, ये अच्छा तेज लग रहा है। काउंटर आज भी 5% तेज है। ऊपर में मुझे लगता है एक बार 1080 तक जाने की कोशिश कर सकता है, होल्ड करना है। थोड़ी गिरावट आती है 1020 के आसपास तो खरीदारी भी की जा सकती है इस काउंटर में 1080 के टारगेट के लिए। ओके, आस्था मैम, आप टीटागढ़ रेल जरा चार्ट्स पे लगा के रखिए, मैं एक मिनट इस पर खबर भी बता देता हूँ। कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रो कोच का भी डिलीवरी कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। बेंगलुरु मेट्रो को कंपनी ने ये ड्राइवरलेस मेट्रो कोच का डिलीवरी किया है और बेंगलुरु मेट्रो के लिए की एक लाइन के लिए ये डेवलपमेंट आया है और करीब 2.5% या 3% के आसपास की बढ़त टीटागढ़, इनफैक्ट 4% के आसपास की बढ़त टीटागढ़ रेल में देखने को मिल रही है। आस्था मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पे? टीटागढ़ की बात करें तो ये काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर आज इसने 1140 के ऊपर का क्लोज दे दिया तो इस क्लोज को जरूर क्लोजली वॉच करें। 1140 के ऊपर का क्लोज दिया तो बहुत अच्छा तेज होगा ये काउंटर और फिर इसमें हमें 1200 से लेके 1220, 1230 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक जैगल प्रीपेड और लेकर आइए क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने करार किया है किराना कार्ट के साथ, जिसमें ये एम्प्लॉय एक्सपेंसेस मैनेजमेंट जो इनकी सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड कराएंगे किराना कार्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए। और स्टॉक में आज रिएक्शन भी है, 2-2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। आज समय में चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन जैगल प्रीपेड कैसे देख रहे हो आप? देखिए, जैगल प्रीपेड में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर्म हो चुका है सुमित, और वो सपोर्ट है 515 के लेवल, 510 के लेवल पे टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये 510 का लेवल तोड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अच्छा है। 507 के स्टॉप लॉस, 507 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और ऊपर में रेजिस्टेंस एक बार 580 का ब्रेक हुआ तो फिर अच्छा पेस हो जाएगा। तो
तो अभी 507 के साथ होल्ड करिए, 580 90 के इनिशियल टारगेट। तो जैगल प्रीपेड वैसे भी नए हाइस के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक्स हाई करीब 597 और आज का दाम 547 है, 40-50 रुपये, 10% दूर है अपने 52 वीक्स हाई से स्टॉक। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक में इतना ही। लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले पर। चलिए तो अब वापस कुछ सवालों के ऊपर बातचीत करते हैं। आस्था मैम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 114 शेयर हैं। देव जी के पास ये सवाल है, इनके पास आईपीओ के मिले हुए हैं, इनके आय दाम से तो ऊपर ही है, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो अब ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे 120 के नीचे थोड़ा सा स्टॉक वीक ही हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट के लिए सिर्फ वेट कर लें। तो अभी इसमें कोई स्टॉप लॉस ना लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट में अगर कुछ भी पॉजिटिविटी आई तो ये फिर से ठीक होने की कोशिश करेगा। लेकिन एक अगर सेफ साइड चलना है तो फिर एक बार 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, पर रिजल्ट को क्लोजली वॉच करें। ठीक रहा तो ऊपर में एक बार 130-32 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके। एक अनुराधा यादव जी का सवाल है, इनके पास अदानी विल्मर के शेयर हैं और करीब 325 रुपये के दाम पर इनके 200 शेयर हैं और रिसेंटली इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है जहां पे अदानी ने एग्जिट किया है और विल्मर पूरी तरह से अब इस कंपनी को ओनरशिप रखता है। सो उनका सवाल इसी से रिलेवेंट है कि क्या वो लंबी अवधि के लिए रख सकती हैं या निकल सकती हैं स्टॉक के? देखिए, जिस तरह की चार्ट का पोजीशन बनी है वो चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि एक बार रख लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी तेजी हो सकता है कि ये काउंटर दिखा दे, तो ऊपरी स्तरों पे निकलने की यहाँ पे एक चांस मिल सकती है। 340 350 तक एक बार हो सकता है जाने की कोशिश करे, तो वहां पे फिर निकलने का मन व रखिए। अभी होल्ड कर लीजिए, लेकिन अभी भी अगर होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 290 के लेवल से आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अदानी के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा भी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो 30 दिसंबर के अराउंड एक अपडेट आया था कि जो है अदानी विल्मर के अंदर से वो पूरा अपना जो स्टेक है वो एग्ज़िट करेंगे और वो जो स्टेक एग्ज़िट कर रहे हैं उसमें जो इनके सिंगापुर बेस्ड पार्टनर्स यानी कि विल्मर जो है वो इस पार्टनर को यहाँ पर होल्ड करेंगे। करीब करीब $200 करोड़ के आसपास का ये स्टेक है, जिसमें अगर इस पूरे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अदानी विल्मर की जो लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उसमें 33% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। 10 से 15% के आसपास का एक एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि आने वाले समय में एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस पूरी डील के अंदर जहां पर अदानी इंटरप्राइजेस करीब करीब 44% के आसपास का स्टेक ओन करता था और फॉर्चून ब्रांड, कुकिंग ऑयल, शुगर, व्हीट फ्लोर, ये सब बिजनेस के अंदर उन्होंने अपना 31.06% स्टेक विल्मर को बेचा और जो रिमेनिंग 13% स्टेक है वो ओपन मार्केट के अंदर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को मैच करने के लिए बेचा गया। तो ओवरऑल इस पूरी डील के ज़रिए अब करीब करीब 305 रुपये के आसपास ये सौदा हुआ, जिसमें 12,314 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको शफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, गोइंग फॉरवर्ड जो नंबर्स हैं, नंबर्स के लिहाज से थोड़ा बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। 1999 में बेसिकली ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और मेजरली सारे बड़े नाम जैसे कि कुकिंग ऑयल, व्हीट फ्लावर, पल्सेस, राइस, शुगर 23 स्टेट्स के अंदर 10 स्टेट्स के अंदर 23 प्लांट्स हैं इस कंपनी के, तो एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी दिखाई पड़ रहा है। खैर ये डिटेल थी बाकी इस पूरी डील को लेकर भी। इसके अलावा IRB इंफ्रा के ऊपर एक सवाल आ रहा है VKB गेमिंग जी का। इनके पास 2000 शेयर हैं और 71 रुपये के दाम पर ये होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं और लॉस भी काफ़ी है। करना क्या चाहिए आस्था मैम इन्हें? जी देखिए, ये मेरे को लगता है कि इसको होल्ड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे और होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 49 के लेवल पे आएगा। तो 49 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 62 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना जरूरी है, फिर वापस से तेज होके 70 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। ओके। एक मैम जो सवाल आया है वो वेदांता पर भी है। प्रियांशु चौधरी जी का सवाल है, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है वेदांता में क्या होगा, पता नहीं उन्होंने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, अभी क्या करें अगर ये निवेशित हैं तो? देखिए, अगर निवेशित हैं तो वेदांता में अभी तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, जो कि 420 तक भी मतलब मुझे लगता है कि नीचे में कोशिश कर सकता है जाने की। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए 419 के स्टॉप लॉस के साथ।
419 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है। हिमाचल से एक दर्शक हैं, उनके पास गोल्डियम इंटरनेशनल के स्टॉक हैं। ये कंपनी वो बेसिकली जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर कामकाज करती है और रिसेंटली शायद इन्होंने थोड़ा थोड़ा रिटेल के अंदर भी एक्सपैंड करना शुरू किया है। लेकिन 500 शेयर है, 424 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। एक तरफा तेजी इसने दिखाई थी, अभी क्या करना चाहिए मैम गोल्डियम इंटरनेशनल में? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्डियम इंटरनेशनल में एक पोटेंशियल है कि ये फर्दर अपसाइड मूव दिखाए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। और अब इसमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो 510 के रहेंगे। 510 के टारगेट्स के लिए आप इसको अदरवाइज नज़र बना कर रख सकते हैं। एक सबिया जी का सवाल है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर भी। ये छोटी अवधि के निवेशक हैं, शायद जनवरी के महीने में ही कैसी चाल आएगी कल्याण में, ये पूछ रही हैं। सो इनके अपडेट भी आए हैं Q3 के, आप क्या राय रखते हो मैम? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स अच्छा लगता है, होल्ड ही करना चाहिए इस काउंटर को 630 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से थोड़ा मैं डीप दे रही हूँ स्टॉप लॉस क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैंडिडेट बढ़िया रहेगा। सो 630 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट इसमें जो मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है नेक्स्ट, वो आराम से यहाँ पे देखा जाए तो 780 से लेके 830 के रहेंगे। 780 830 के टारगेट्स के लिए आप कल्याण ज्वेलर्स को अदरवाइज भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा एक आइनॉक्स विंड के ऊपर सवाल आया है मिश्रा जी का। इनके पास 185 रुपये के दाम पर 950 शेयर हैं। चला ये स्टॉक बढ़िया था, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइट रेंज में है, करना क्या चाहिए इसमें? आइनॉक्स विंड में अभी थोड़ा वीक और लग रहा है इसमें, लेकिन फिर भी होल्ड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। 137 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। तेजी के लिए एक बार मुझे लगता है ऊपर में 180-95 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है, उसके ऊपर अच्छी तेजी बनेगी जो इसको 225 तक लेके जाएगी। ओके, तो थोड़ी सी तेज़ी 225 तक के लेवल्स पे ले आ सकती है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं। इतनी तेज़ सवाल आ रहे हैं आस्था मैम। एक सवाल मुंबई से आया है सुनील बिष्ट जी का। इनके पास नैटको फार्मा में खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, करना क्या चाहिए इनमें? देखिए, नेटको फार्मा की बात करें तो थोड़ा नीचे आने पे खरीदारी करें। कहाँ पे करनी चाहिए? 1250 के आसपास। तो 1250 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। अभी ना खरीदारी करें क्योंकि थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है ये काउंटर। ओके, तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन 1200-1250 के अराउंड कहीं आपको मिले, आप वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया दत्ता साहब, पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और इनका सवाल है आस्था मैम कि ये श्रीराम फाइनेंस खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या यहाँ खरीदारी करें या स्टॉक स्प्लिट के बाद खरीदारी करना ज़्यादा बेटर रहेगा? जी, देखिए, श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी खरीदारी ना करें, होने दीजिए एक बार स्टॉक स्प्लिट, उसके बाद करें। क्योंकि चार्ट्स में भी अभी कुछ पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हाथों हाथ लेने जैसा ये काउंटर लगता है। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद खरीदारी करेंगे बेटर रहेगा। तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे कहीं मिल जाए या स्टॉक स्प्लिट हो जाए। एक स्टॉक स्प्लिट के बाद आमतौर पे देखा गया कि कोई भी स्टॉक में थोड़ा समय के लिए हाइबरनेशन हो जाता है, थोड़ा समय के लिए एक दायरे में आ जाता है, तो ज़रा वो सब दायरा निकल जाने दीजिए, उसके बाद एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए पोज करेगा। एक सवाल जो आया है वो है आस्था मैम, ममता मशीनरी के IPO के ऊपर। ये राहुल जी के पास शायद IPO अलॉटमेंट के शेयर हैं, और ये उस समय भी हमारी बात हुई थी, चाहे कितनी अच्छी लिस्टिंग क्यों ना हो जाए, कुछ दिन बाद इसके ऊपर सवाल आने ही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम? देखिए, इसमें बहुत बड़ी लिस्टिंग हुई थी 150% अप की। उसके बाद भी बीच में सर्किट्स लगे थे, लेकिन इसने बीच में भी मौके दिए थे एग्जिट करने के, क्योंकि सर्किट बीच में खुले थे। तो इस तरह के काउंटर में सलाह ये रहेगी कि एक बड़ी लिस्टिंग में हो तो पहले दिन ही 100% के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें, छोड़े ना उस काउंटर को, और बीच बीच में भी लेते रहें। मेरे हिसाब से आज वापस से ये थोड़ा डाउन हुआ है, 494 के आसपास ये चल रहा है, पर अभी भी IPO प्राइस से ऊपर है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर कर लें, बहुत सारे IPOs और अच्छे आएंगे तो उसमें हम और कवर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के काउंटर में जहाँ सर्किट टू सर्किट काम होता है, वहां पे थोड़ी रिस्क रहती है होल्ड करने में। तो सर, कोई भी IPO कितना भी अच्छा लिस्टिंग हो और कोई भी IPO में जो आपको गेन मिल ही रहा था तो आपको ले लेना चाहिए था, थोड़ा सा तो एटलीस्ट लेनी चाहिए था, कैपिटल तो निकाल ही लेनी चाहिए थी। बाकी आप बने रहिए, वो आपको राय दी गई है और आज हमने आपको लेवल्स भी बता ही दिए हैं। एक धीरज मोरे साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, पहली बार सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 70 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 2021 के दाम 21 से इन्होंने खरीदारी कर रखी है, लॉस में है। तो पहला सवाल तो क्या ये किसी और शेयर में चले जाएं? दूसरा, अगर इसी शेयर में रहते हैं तो क्या एवरेज करें या निकल जाएं, क्या करें?
देखिए वीक लग रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काउंटर, और इसमें नीचे में एक बार 105 तक जाने की ये ट्राई जरूर कर सकता है, इसका जरूर ध्यान रखें। बट अभी किसी और में खरीदारी ना करें, मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स देख के करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, तो बेटर है अभी तो इसी में होल्ड करें। वैसे इसकी क्वार्टरली अपडेट्स कुछ खास आए नहीं थे, तो इसके रिजल्ट्स में भी बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे। सुमित जी, इनकी कॉस्ट प्राइस एक बार बताएंगे कितनी थी? तो आस्था मैम, एक सवाल आया है ट्रेंट के ऊपर। प्रताप सिंह साहब सूरत से पूछ रहे हैं कि इनके पास 7,323 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 10 शेयर हैं। आप क्या राय रखते हो ट्रेंट पे? ट्रेंड पे बिल्कुल होल्ड करने की राय रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन 6,200 के स्तर पे रखना है और बने रहे। मेरे को लगता है वापस से इसकी कॉस्ट प्राइस तो आएंगी 7,800 की तक के भी लेवल से दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ट्रेंट में आप बने रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये चला हुआ शेयर है, बहुत एक तरफा। सो उस पार्ट को भी एटलीस्ट आप कंसीडर करके आस्था में जो लेवल्स बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा। एक टाटा स्टील और देखिए, गणेश जी का सवाल आया है मैम, इनके पास करीब करीब 200 शेयर हैं और 165 रुपये के दाम पर खरीदारी है। प्राइवेट स्पेस में ये मेटल में सबसे सस्ते वैल्यूएशंस में से एक है, और जो टाटा समूह के भी अगर सारे शेयरों को देखा जाए उसमें सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर है, बट ऑब्वियसली साइक्लिकल है। सो आपकी राय? देखिए टाटा स्टील की बात करें तो 165 पे खरीदारी है। कॉस्ट प्राइस को आने में टाइम लगेगा क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है और डाउनसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें 125 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी अभी तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 120 का स्टॉप लेके आप फिलहाल बने रहें स्टॉक में, ये आपको राय टाटा स्टील के संदर्भ में दी गई है। स्वप्न जी का एक सवाल आया है असम से, नई निवेशक हैं, 303 रुपये के दाम पर इन्होंने जोमेटो बाय कर रखा है, और इनका सवाल यही है कि क्या इसमें बनी रहें या निकल जाएं। आस्था मैम, आप क्या राय रखते हो? जोमेटो की बात करें तो 330 पे खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा इस काउंटर को, और अभी तो ये थोड़ा वीक लग रहा है। तो अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं 3-6 महीने का नजरिया रखते हुए, तो फिर होल्ड करना है इस काउंटर को, और स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो तकरीबन 220 का लगेगा। 220 का। तो एक बात स्वप्न मैम आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई शेयर इतनी बढ़िया तेजी दिखाता है तो थोड़ा समय तो उसको भी रेस्ट करने में लगता ही है। सो अगर आप नज़रिया लंबी अवधि का रख सकते हो तो आप होल्ड करो, एल्स आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हो। एक सवाल टाटा पावर और रिलायंस पर आया है। आस्था मैम, टाटा पावर पर सवाल ना ऐसा कैसे हो सकता है? दीपल जी का एक सवाल है, टाटा पावर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, कहाँ पर निवेश करना चाहिए? और दूसरा, रिलायंस, क्या ये जगह सही है निवेश करने के लिए? सबसे पहले देखिए टाटा पावर की बात करें तो ये काउंटर अभी थोड़ा वीक हो रहा है, और इसमें अब थोड़ा नीचे का जो मुझे लगता है डाउनसाइड थोड़ा और दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ जिसमें 6 महीने का नजरिया हो तो होल्ड करें 350 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे ऐसा लगता है कि अभी खरीदारी के मौके ना ढूंढे, थोड़ा सा इसको सेटल होने दें और उसके बाद खरीदारी करें। मेरे हिसाब से एक बार 1280 के ऊपर ये टिक गया, उसके ऊपर निकले, क्लोज दे दे, तो फिर इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। तो 1280 के ऊपर अगर ये क्लोज दे दे तो आप रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं। टाटा पावर थोड़ा स्टेबल हो रहा है, आपको लेवल्स बताए गए हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। आस्था मैम, डॉक्टर रेड्डी और लुपिन, नरेश जी पूछ रहे हैं इन दोनों में करना क्या चाहिए? देखिए ल्यूपिन की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तेज हुआ है। इसमें अब जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे वो आराम से मान के चले जा सकते हैं कि 2500 से लेके 2560 के रहेंगे, तो होल्ड करना है इस काउंटर को। और दूसरा, डॉक्टर रेड्डी पे इन्होंने पूछा है सवाल, जी, उसमें भी अच्छी तेजी लग रही है, वहां पे भी होल्ड करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 1410 का। शक्ति दत्ता साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आईटीसी और लेमन ट्री, मैम आईटीसी में भी आईटीसी होटल जो अभी लिस्ट नहीं हुआ है, और लेमन ट्री, इनमें क्या किया जाए? लेमन ट्री में आप बताइए, आईटीसी तो अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, तो क्या ही बोलूं। जी बिल्कुल, अगर लेमन ट्री की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर में थोड़ा हमको अभी वीकनेस आ सकती है, लेकिन होल्ड करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर है। नीचे में अगर 145 तक आने की कोशिश करेगा, पर 140 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। टारगेट रखेंगे 150 से 160 का। 150 से 160 के टारगेट्स के लिए आप लेमन ट्री के अंदर बने रह सकते हैं।
लेकिन आईटीसी की लिस्टिंग अभी पेंडिंग है सर, और फरवरी के मिड वीक में कहीं होने की बातचीत है। तो अगर आईटीसी लिस्टिंग हो जाए तो उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन आपका चुनाव सही है कि पहले नाम देश का सबसे बड़ा होटल जो है वो इंडियन होटल है, सेकंड नंबर पे आएगा आईटीसी, थर्ड नंबर पे आएगा लेमन ट्री, और आप ऑलरेडी दूसरी और तीसरी पायदानी कंपनियों पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट, आस्था मैम, हर्ष भार्गव साहब का सवाल है, करीब करीब 250 शेयर हैं, 80 शेयर है सॉरी, 250 रुपये के दाम पर। करना क्या चाहिए? जी